हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सीरीज ऑन जीएसटी 9 सी हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट जीएसटी 9 सी। जो भी जीएसटी 9 सी में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या कॉलम्स हैं और क्या क्या पीपीटी कहती है। सबसे पहले रिकंसिडर स्टेटमेंट 9 जीएसटी 9 सी देखते हैं इसकी सर। जैसे लास्ट डेट हम सबको पता है 31 दिसंबर 2023 है, तो 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले हम सबको ये रिटर्न फाइल करनी है। आफ्टर दैट लेट फीस विल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि फाइल नहीं हो पाई, फाइल तो हो पाएगी बट बेटर टू फाइल बिफोर 31 दिसंबर 2023। सर ये इसमें कुछ डेफिनेशन है, इसको फर्दर प्रोसीड करने से पहले लेट्स गो थ्रू दो डेफिनेशन लिटिल क्विकली। सेक्शन 2 क्लॉज 94 टॉक्स अबाउट रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन उस रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर। यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो यूएन बॉडीज एम्बेसीज और नोटिफाइड पर्सन द्वारा यूज किया जाता है उसको उसको कहा गया है इसमें। तो रजिस्टर्ड पर्सन उनके अलावा बाकी रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखी है। तो फर्दर जो ये 9 सी है, इट डिपेंड्स अपॉन दी एग्रीगेट टर्नओवर, कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा है तो भी आपने 9 सी फाइल करना है, अदरवाइज 9 सी फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, तो देखते हैं वो एग्रीगेट टर्नओवर क्या है जो कि डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। सेक्शन 2 क्लॉज 6 क्या कहता है? एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स एग्रीगेट वैल्यू, सारी जो आपने सप्लाईज करी हैं उनको मिलाकर जो एग्रीगेट वैल्यू बनती है वो है। सारी सप्लाईज में क्या क्या आता है? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम्प्ट सप्लाई। जो टैक्सेबल सप्लाईज है उसमें जो इनवर्ट सप्लाई है जिसपे हमने आरसी में टैक्स पे किया है वो नहीं लेनी। तो टैक्सेबल सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज, एग्जाम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन द सेम पैन होल्डर। अगर एक पैन होल्डर के दो जगह जीएसटी नंबर्स हैं, अलग अलग नंबर, अलग अलग स्टेट में, सेम स्टेट में, और उसने उसमें भी कोई ट्रांजैक्शन करी है तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आएगा। बट इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी सेस की कैलकुलेशन नहीं इसमें काउंट होगी। अगर आपने 1 लाख का इन्वॉइस रेज कर दिया, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा दिया, टोटल वैल्यू होगी 1,18,000, तो एग्रीगेट टर्नओवर में 1 लाख ही गिना जाएगा, 1,18,000 नहीं गिना जाएगा। तो इट इज अबाउट एग्रीगेट टर्नओवर। लेट प्रोसीड फर्दर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। एग्जाम्प्ट सप्लाई, जैसे हमने पिछली अपनी पीपीटी स्लाइड में देखा, एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड करता है एग्रीगेट टर्नओवर में। तो एग्रीगेट एग्जाम्प्ट सप्लाई को मैंने रेड भी कर दिया था। तो एग्जाम्प्ट सप्लाई देखते हैं क्या है। एग्जाम्प्ट सप्लाई जो डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में, उसका मतलब है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई जो नील रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट करती है या होली एग्जाम्प्ट है टैक्स के अंदर, राइट, और नॉन टैक्स एंड इट इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑल्सो। तो इसमें इन्होंने एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन दी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो इट इज अबाउट एग्जाम सप्लाई। देन नॉन टैक्सेबल सप्लाई, व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई? नॉन टैक्सेबल सप्लाई डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 78। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या इसमें बताया इन्होंने डेफिनेशन में, कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर द आईजीएसटी एक्ट। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी डिफाइन है, एग्जाम्प्ट सप्लाई भी डिफाइन है, एग्रीगेट टर्नओवर भी डिफाइन है। राइट, तो ये सारा कुछ एग्जाम्प्ट सप्लाई, एग्रीगेट नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सारा एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर इन सबको मिला के एक पर्टिकुलर स्लैब से बढ़ जाती है, हम आने वाली स्लाइड में देखें क्या स्लैब है, तो ये आपने 9 सी फाइल करनी है, अदरवाइज नहीं फाइल करनी है। राइट, देन किस किस ने फाइल करनी है? ये हो गया 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी टर्नओवर है। अगर आपकी टर्नओवर जैसे हमने पीछे डिस्कस किया 5 करोड़ से ज्यादा बनती है तो आपने ये फाइल करनी है, नहीं तो नहीं फाइल करनी। जीएसटी बेस फाइलिंग होगी, डेफिनेटली हम सबको पता है फाइल जीएसटी बेस ही होती है इसकी। तो अब चलते हैं फटाफट, इसके कंटेंट्स क्या है जो 9 सी में उन्होंने बता रखे हैं। पार्ट ए, टेबल 1 to 4 बेसिक डिटेल। पार्ट 2, टेबल 5 to 8 रिकंसिलिएशन ऑफ टर्नओवर। पार्ट 3, टेबल 9 to 11 रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स पेड। पार्ट 4, टेबल 12 to 16 रिकंसिलिएशन ऑफ आईटीसी। पार्ट 5, एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलिएशन। ये कुछ हमने इसको ब्रीफ कर दिया जो उसके कंटेंट्स हैं 9 सी में। अब देखते हैं आगे फटाफट क्या है। पार्ट 1 में बेसिक डिटेल है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 जीएसटी नाम आपका आ गया, लीगल नेम ट्रेड नेम आ गया, और आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट, येस और नो, जो आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है वो हमने इसमें मेंशन करना है। तो ये तो हो गए 4 बेसिक से टेबल। फर्दर आगे देखते हैं क्या है। पार्ट 2 में रिकंसिलिएशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन ऑडिटेड एनुअल स्टेटमेंट विद द टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न। जो हमने बैलेंस शीट में रिटर्न टर्नओवर डिक्लेयर करी है, जो एनुअल रिटर्न में डिक्लेयर करी है, अगर उसमें कोई रिकंसिलिएशन करनी है, कोई डिफरेंस है, तो हम इसमें उसको फर्दर डिस्कस करेंगे क्या है रिकंसिलिएशन ग्रॉस टर्न। राइट, तो सबसे पहले 5A, टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स
as per audited financial statements for the state oblique UT for multi GST and units under same pan the turnover shall be derived from the audited financial statements। तो ये उसका हो गया हेडिंग 5A में। अब इसमें हम जब ये 5A भरना है, इसमें क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो हमने टर्नओवर लेनी है वो एज पर अपनी बैलेंस शीट जो ऑडिट हो चुकी उसके अकॉर्डिंग लेनी है। अब ये भी हो सकता है कि जो बंदे की बैलेंस शीट है वो उसका बैलेंस शीट उसका काम मल्टी लोकेशनल हो, राइट। तो उसका बैलेंस शीट तो एक ही बनेगी। सब मान लो 10 स्टेट में काम है तो 10 स्टेट का काम उसकी बैलेंस शीट तो एक ही बनेगी। तो 10 की जब बैलेंस शीट आएगा तो हम सारी की सारी टर्नओवर इसमें नहीं डालनी। तो उस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर की जिसकी हम 9C बना रहे हैं, 10 जीएसटी नंबर है तो 1 2 3 4 5, जिस जीएसटी नंबर के 9C बना रहे हैं उसी की टर्नओवर इसमें डालनी है। तो उसके लिए ये ध्यान में रखने वाली बात है। देन 5B, इसकी हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जो 5A है इसमें उन्होंने कहा कि जो टर्नओवर है, हम पहली एग्जांपल, टर्नओवर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 50 करोड़ है, बट टर्नओवर एज पर रिटर्न्स फाइल्ड इज ₹50 करोड़। तो कितनी हमने इसमें 5A में दिखानी है, राइट। तो इसमें 50 करोड़ आपकी बैलेंस के अकॉर्डिंग है और रिटर्न फाइल आपने 52 करोड़ की करी है। तो आपने हमने 50 करोड़ रुपीज ही इसकी इसमें दिखानी है, 52 नहीं दिखानी। अब कंपनी रजिस्टर्ड अक्रॉस 4 स्टेट्स, सेकंड एग्जांपल, 4 स्टेट में वो रजिस्टर्ड है। टर्नओवर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 50 करोड़, डेफिनेटली चारों स्टेट्स की उसकी बैलेंस शीट से अगर कंपाइल करेंगे तो टर्नओवर 50 करोड़ आ गई। बट टर्नओवर एक स्टेट में कितनी है? 50 करोड़। पंजाब की लगा लीजिए अगर 10 करोड़, सॉरी 10 करोड़ एक स्टेट में, तो हमने इस कॉलम में कितनी अमाउंट दिखानी है? 10 करोड़ दिखानी है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जिस जीएसटी या जीएसटी नंबर की हम 9C बना रहे हैं उसी जीएसटी नंबर की टर्नओवर इस कॉलम में दिखानी है, पूरी टर्नओवर नहीं दिखानी है, राइट। दीज आर टू एग्जांपल्स इन रिलेशन टू 5A। देन 5B टॉक्स अबाउट अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका कोई अनबिल्ड रेवेन्यू है जो स्टार्टिंग में था, वो हमने इसमें मेंशन करना है। उसमें कुछ पॉइंट्स जो ध्यान में रखने वाले हैं कि जो अनबिल्ड रेवेन्यू है जो अक्रूड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बेस के ऊपर लास्ट ईयर में हमने बुक किया था, कैरी फॉरवर्ड था करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो यहाँ पर डिक्लेयर होगा, राइट। तो सेकंड पॉइंट इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो जीएसटी पे जो जिस रेवेन्यू के ऊपर जीएसटी पे किया है इस ईयर में, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे आउट ऑफ द ओपनिंग अनबिल्ड रेवेन्यू, राइट। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरा इफ ₹10 करोड़ ऑफ अनबिल्ड रेवेन्यू एग्जिस्टेड फॉर फाइनेंशियल 21-22, अगर मेरा 21-22 में कोई 10 करोड़ का अनबिल्ड रेवेन्यू था जो एग्जिस्ट करता था, राइट, तो जीएसटी वाज पेड ऑन ₹4 करोड़ ऑफ सच रेवेन्यू इन द करंट फाइनेंशियल, देन हाउ मच वैल्यू शैल बी डिक्लेयर्ड हियर। डेफिनेट जितने के ऊपर जीएसटी पे किया वो हम इसमें शो करेंगे, दैट इज ₹4 करोड़ ओनली, राइट। देन आ गया नेक्स्ट पॉइंट 5C टॉक्स अबाउट अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एडवांसेस की बात करता है कि अगर कोई आपका एडवांस अनएडजस्टेड रह गया तो हमने उसमें इसको रिपोर्ट करना है। हम इसमें जो पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि सारे एडवांसेस जिसके ऊपर जीएसटी पे हो चुका है बट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी डिक्लेयर्ड हियर, राइट। तो अगर कोई ऐसा है तो हमें इसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि एडवांसेस के ऊपर टैक्स इन केस ऑफ गुड्स नहीं लगता, बट एडवांसेस इन केस ऑफ सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है। तो जो अगर आपका कोई क्लाइंट सर्विसेज वाला है तो उसका आपने इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे रिपोर्ट करना है। ये हमने वही चीज़ दे रखी है कि advance is not to be considered against goods after 15 November 2017, definitely exempt against exempted supply, no tax, deposited and securities received, loan advance etc etc, तो अगर इनके अगेंस्ट है तो नॉट रिक्वायर्ड। देन इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने अभी लास्ट टेबल डिस्कस किया एडवांसेस वाला। एडवांस रिसीव्ड ₹1 करोड़ अगेंस्ट गुड्स इन December 22, आउट ऑफ विच 75 लाख एडजस्टेड इन Feb 23 एंड 25 लाख रिमेनिंग अनएडजस्टेड टिल 31 March 23। कितनी अमाउंट मुझे इस टेबल में शो करनी है 5C में। मेरा 1 करोड़ का टोटल एडवांस था जो दिसंबर 22 में मैंने लिया था, जिसमें 75 लाख मैंने फरवरी 23 में एडजस्ट कर दिया, 25 लाख मेरा पेंडिंग रह गया। तो मेरे कितनी अमाउंट यहाँ मैंने शो करनी है। पहली बात तो इन्होंने जैसे गुड्स की बात करें तो गुड्स के ऊपर तो एग्जाम एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए नॉट एप्लीकेबल, राइट। देन सेकंड कॉलम में सेकंड एग्जांपल, ऑडिटर ने रिसीव करा 1 लाख रुपए जनवरी 23 में एंड जो अनएडजस्टेड रह गया 31 मार्च 23 तक। तो यहाँ कितनी अमाउंट शो करनी है 5C में। सर्विस के ऊपर टैक्स लगता है तो डेफिनेटली शो करेंगे, 1 लाख रुपए यहाँ पे शो किया जाएगा। तो ये दोनों एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए अबाउट एडवांसेस, राइट। देन 5D डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1, जो डीम्ड सप्लाई है एज पर शेड्यूल 1 वो हमने यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है। उसके डिस्क्लोज करते हुए क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि जो एग्रीगेट वैल्यू है डीम्ड सप्लाई की वो यहाँ डिक्लेयर करें, और जो भी कोई डीम्ड सप्लाई जो ऑलरेडी टर्नओवर का पार्ट बन चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करनी अलग से, राइट। ये हमने कुछ
एग्जाम्पल ले रही एक्टिविटी जो शेड्यूल 1 क्या कहता है, द एक्टिविटीज विच आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। अगर मैंने कोई ऐसी सप्लाई करी है जो विदाउट कंसिडरेशन है तो उन सर्विसेज के बारे में शेड्यूल 1 बात करता है, राइट। उसमें फर्दर उन्होंने कुछ हमने एग्जांपल ली, कौन एग्जांपल ली जो पार्ट शेड्यूल 1 में डिस्कस किया हुआ पैरा 1, वो क्या कहता है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, स्टॉक ट्रांसफर एसेट डोनेटेड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हमने कुछ एग्जांपल इसमें लिख रखी हैं, तो इसको फटाफट स्किप कर देते हैं। लेट्स कम टू 5E, क्रेडिट नोट्स इशूड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न। अगर कोई ऐसे क्रेडिट नोट्स हैं तो हमने उनको 5E में डिस्क्लोज करना है। उसमें क्या बात ध्यान में रखना है कि जो भी अग्रीड वैल्यू है क्रेडिट नोट्स की जो 31 मार्च के बाद इशू किए गए थे, जो फॉर एनी टाइप ऑफ सप्लाई जो हमने इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 22-23 में बुक करी है, तो उस क्रेडिट नोट्स को एक और कंडीशन है कि 9 में हमने डिस्क्लोज कर दिया, उसको हमने यहाँ पे डिस्क्लोज करना है, राइट। तो ये कुछ कंडीशन है जो मिक्स करके हमने ध्यान रख के यहाँ पे क्रेडिट नोट को का डिस्क्लोजर देना है, राइट। देन 5F टॉक्स अबाउट ट्रेड डिस्काउंट्स। जो हमने बैलेंस शीट्स में ट्रेड डिस्काउंट डिस्क्लोज कर दिए बट जो जीएसटी में परमिसिबल नहीं है वो यहाँ पे डिस्क्लोज करनी, राइट। देन 5G ये टर्नओवर की बात करता है अप्रैल 17 से जून 17 तक। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस करंट ईयर, करंट फाइनेंशियल, राइट। देन 5H अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे पहले था वैसे ही अनबिल्ड रेवेन्यू एट द फाइनेंशियल ईयर, वो था एट द बिगिनिंग, ये है एट द एंड। अगर कोई मेरा अनबिल्ड रेवेन्यू जो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक तो कर लिया एक्रूवल सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट जीएसटी उसके ऊपर पे नहीं किया इन दी सेम फाइनेंशियल, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना है 5H में, राइट। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ रुपीज 10 करोड़ ऑफ अनबिल्ड रेवेन्यू एग्जिस्टिंग, अगर मैंने 22-23 का कोई 10 करोड़ रुपए अनबिल्ड रेवेन्यू एग्जिस्ट करता है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी सिर्फ 4 करोड़ के ऊपर पे हुआ, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट दिखानी है, 6 करोड़ रुपए जो अनबिल्ड रेवेन्यू रह गया जिसके ऊपर जीएसटी पे नहीं हुआ। इट वॉज एग्जाम्पल फॉर टेबल 5H, राइट। देन 5I अनएडजस्टेड एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई ऐसा एडवांस है जो अनएडजस्टेड है तो वो हमने यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। उसके लिए क्या पॉइंट ध्यान में रखना है कि सारे एडवांसेस की वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी पे नहीं हुआ बट उसका रेवेन्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिक्लेयर कर चुके हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। इट इज अबाउट 5I। देन 5J क्रेडिट नोट्स अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी। जो ऐसा कोई क्रेडिट नोट है तो वो हमने यहाँ पे उसकी फिगर डिस्क्लोज करनी है 5J में। देन 5K एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एससी यूनिट टू डीटीए यूनिट्स। और कोई ऐसी आपकी सप्लाई है तो उसकी एग्रीड वैल्यू आप यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे, राइट। देन 5L टर्नओवर ऑफ द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम। अगर अगर कोई ऐसा एसएससी जिसने पहले कंपोजिशन ले रखा हो, बाद में एक पार्ट पे कंपोजिशन हो और दूसरे पार्ट पे रेगुलर हो, तो उसको कंपोजिशन वाली टर्नओवर इस जगह पे दिखानी पड़ेगी, राइट। और जो सेकंड पॉइंट इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो टर्नओवर हैज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेटली इंक्लूड एज टोटल टर्नओवर एज पर कंपोजिशन एज वेल एज नॉर्मल टैक्स पेयर। तो जो टर्नओवर है फॉर जीएसटी वाज पेड अंडर द कंपोजिशन स्कीम शैल बी डिक्लेयर्ड हियर। these few points are to be kept in mind while filing this table 5L. Then 5M adjustment in turnover under section 15 and rules thereof. सेक्शन 15 ऑफ वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई की इसमें कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा कि देयर मे बी केसेस वेयर द टैक्सेबल वैल्यू एंड द इनवॉइस वैल्यू डिफर ड्यू टू वैल्यूएशन प्रिंसिपल। तो वो ध्यान में रखना डेफिनेटली। there any difference between a turnover reported in annual return and turnover reported in balance sheet financial statement due to difference in valuation of supply shall be declared। उसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी ली, टैक्सेस अंडर अदर एक्ट्स जिसके करके डिफरेंस आ सकता है, कमीशन, पैकिंग, फ्रेट एंड कार्टेज, इन टाइप की चीज़ों का कुछ फर्क आ सकता है। तो अगर कुछ ऐसा है तो वो टर्नओवर में एडजस्टमेंट करके हमने यहाँ पे इसको 5M में डिस्क्लोज करना है। देन 5N टॉक्स अबाउट एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अगर कोई आपका डिफरेंस है बिटवीन द टर्नओवर रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट एंड टर्नओवर रिपोर्टेड एनुअल रिटर्न, तो हमने वो यहाँ पे डिक्लेयर करना है ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, राइट। देन 5O एंड P 5O टॉक्स अबाउट एडजस्टमेंट टर्नओवर ड्यू टू रीजंस जो ऊपर नहीं लिखे गए, नहीं आए उसके करके, और जो एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट एज अबव दैट वाज इन 5P। तो इसमें इन्होंने 5Q और नेक्स्ट जो कॉलम्स हैं टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न जो हमने 9 में डिक्लेयर कर रखी है वो टर्नओवर, और 5 और टॉक्स अबाउट अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर। पहले तो हम बात करते हैं जो 5Q है। 5Q जो कॉलम है दैट टॉक्स अबाउट टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न जीएसटी 9।
तो उसमें इन्होंने जो हमने वहां डिक्लेयर करी है उसके हमने सोर्स यहाँ पे लिख दिए कि टेबल नंबर 5N 10 और 11 जो GST 9 के हैं, जो आपने टर्नओवर वहां दिखाई है टेबल नंबर 5N ऑफ GST 9, टेबल नंबर 10 ऑफ GST 9, टेबल नंबर 11 ऑफ GST 9, वो टर्नओवर को हमने 5Q में डिपिक्ट करना है, राइट। तो ये रेडीमेड कॉलम है, मतलब वहां से हम डाटा उठाएंगे और यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट कर देंगे। देन आ गया 6 कॉलम। 6 कॉलम इज रीजन फॉर अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन एनुअल ग्रोथ टर्नओवर। अगर हमने जो ऊपर 5 नंबर टेबल डिस्कस किया, अगर उसमें कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं मेरे, तो मुझे उसका रीजन यहाँ पे क्लियर मेंशन करना पड़ेगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप वहाँ पे बिल्कुल सही रीजन मेंशन कीजिए, सो दैट फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए यहाँ पे, राइट। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉलम है। 6, नथिंग टू डिस्कस अबाउट, नथिंग मच टू डिस्कस अबाउट दिस। देन 7 नंबर, रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। तो इसमें क्या बात ध्यान, this table provides for reconciliation of taxable turnover from the annual return GST 9 after adjustment with taxable turnover declared in balance sheet, right? तो ये तो हो गया 7 नंबर की। फर्स्ट कॉलम जो 7 है दैट इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम 5P अबव। जो हमने ऊपर 5 नंबर टेबल डिस्कस किया, उसमें 5P में ये ऑटोमेटिक आएगा, 5P में जो फिगर आएगी वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, तो इसमें हमने कुछ नहीं करना 7A में। Then 7B, it talks about value of exempted, nil rated, non GST supply, no supply turnover, जो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। ये हमने अपनी इस वीडियो को शुरू करने से स्टार्टिंग में हम डिस्कस किया था कि व्हाट इज एग्जम्प्टेड, व्हाट इज nil rated, व्हाट इज नॉन GST एंड व्हाट इज नो सप्लाई, राइट। तो ये हमने जस्ट मिनट, जस्ट चलिए, हम बात कर रहे थे अपनी, एक मिनट, हम अपने जो एनोटन की बात कर रहे हैं, उसमें PPT शेयर करने से पहले आपको फर्दर एक कुछ PPT में इशू आ गया, तो हम PPT एक बार मैं दोबारा वो करता हूँ कि ताकि हम क्लियरली विजिबल हो सके PPT। तो हम जैसे अपनी GST 9C में डिस्कस कर रहे हैं, तो 9C में टेबल नंबर 7B, इसके बारे में बात करते हैं। तो 7B, जैसे मैंने हमने आप बात कर रहे थे वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड, रिलेटेड नॉन GST सप्लाई के बारे में, नो GST सप्लाई के बारे में, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर दीज। तो अगर ये कुछ है इसके बारे में, इस टाइप की सप्लाई, तो ये हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। और ये दिस शैल बी रिपोर्टेड नेट ऑफ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड अमेंडमेंट। अगर कोई आपकी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कोई अमेंडमेंट है, तो हम वो इसको यहाँ पे नेट करके शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इसको ग्रॉस में शो करना है। तो जो भी अगर कोई आपकी ऐसी PPT है, तो आप उसको, सॉरी, अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है, सप्लाई है एग्जम्प्टेड, रिलेटेड नॉन GST की, तो हम उसको वहाँ पे नेट करके शो करेंगे। देन 7C, जीरो रेट सप्लाई विदाउट पेमेंट टैक्स। अगर कोई आपकी सप्लाई जीरो रेटेड है, जीरो रेटेड सप्लाई हो गया, एक्सपोर्ट होगी, सप्लाई टू SEZ हो गया, जिस पर हम टैक्स नहीं पे किया, तो आपने वो यहाँ पे शो करनी है 7C में। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी नेट ऑफ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और अमेंडमेंट कोई ना हो, उसके नेटिंग करके ही यहाँ पे हमने शो करनी है। देन 7D टॉक्स अबाउट सप्लाई ऑन विच टैक्सेस टू पेड बाय रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर हमने कोई ऐसी, आपने क्लाइंट ने ऐसी सप्लाई कर दी जिसका टैक्स RCM में पे करना है सामने वाले में, तो वो सप्लाई यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि वो सप्लाई नेट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की नेटिंग करने के बाद यहाँ शो करनी है, राइट। देन आ गया 7E टॉक्स अबाउट टैक्सेबल टर्नओवर एज पर एडजस्टमेंट। जो ऊपर हमने डिस्कशन करी है 7ABCD में, तो उसकी कोई एडजस्टमेंट है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। उसमें क्या बात ध्यान में रखने वाली है, टैक्सेबल टर्नओवर इज डिराइव्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन द एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट डिक्लेयर्ड इन 7A अबव एंड अ सम ऑफ ऑल सप्लाईज, जो हमने डिस्कस करी वो यहाँ पे डिस्क्लोज की जाएगी। Then 7F and G. 7F talks about taxable turnover as per liability declared in annual return GST 9. अगर हमने कोई, then 7G talks about unreconciled taxable turnover F minus E. ये ऑटोमेटिक होगा, ये टोटल का कॉलम है। 7F में जो पॉइंट ध्यान में रखने वाला है वो ये है कि टैक्सेबल टर्नओवर जो हमने 4N में जो ऊपर टेबल्स में डिक्लेयर करी, दो टेबल जैसे 4N माइनस 4G प्लस 10 माइनस 11 ऑफ GST 9, वो यहाँ पे आएगी, राइट।
देन टेबल नंबर 8 इज रीजंस फॉर, जो अगर कोई 7 नंबर में डिफरेंस आ गया मेरा, तो उसका मैंने रीजन यहाँ मेंशन करना है। तो हम फर्दर, जैसे हमने 6 में बात करी कि अगर कोई आपका डिफरेंस आ रहा है तो उसका रीजन यहाँ जरूर मेंशन करें, जितने मर्जी रीजन मेंशन कर दें, रीजन 1 2 3 नो इशू, डिटेल में मेंशन करें, सो दैट कल को हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। देन पार्ट 3, रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स पेड, जो हमने रेट वाइज लायबिलिटी एंड अमाउंट पे की है उसके ऊपर, उसकी रिकंसिलिएशन है। तो ये है उसका प्रेजेंटेशन, जो हमने टेबल नंबर 9 है। टेबल नंबर 9 जो हमारा है, इसमें इस साल 22-23 में कुछ नई इंसर्शन की गई है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 21-22 के टेबल 9 से। ये मैं रेड करके एरो दे के लगा दिया कि पहले तो ए था 5%, बी था 5%, आरसी, सी था 12%। अब इन्होंने कर दिया B1 बीच में इंसर्ट कर दिया 6% वाला, एक नई कॉलम इंसर्ट कर दी, नई रो इंसर्ट कर दी। सिमिलरली के बाद उन्होंने K1 इंसर्ट कर दिया, अदर्स परसेंटेज लिख के। तो ये इस बार दो कॉलम, दो रोज नई इंसर्ट की गई हैं, जो रेट ऑफ टैक्स अगर कोई इसमें आता है तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है, राइट। अदरवाइज ये पहले वाला ही टेबल है, ये दो इंसर्शंस को छोड़ के। देन फर्दर अगर मैं बात करूँ 9A टू 9O, जैसे हमने डिस्कस किया पीछे वाली स्लाइड में देखा, तो इसमें क्या पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है, द टेबल प्रोवाइड्स फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स पेड एज पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन जीएसटी। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। एंड फर्दर अंडर द हेड लेबल्ड आरसी, मतलब रिवर्स चार्ज, सप्लाईज वेयर टैक्स वाज पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसिपिएंट, वो यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। तो जो आपने सप्लाई करी है, जिसका टैक्स सामने वाला पर्सन जो रिसिपिएंट है उसने रिवर्स चार्ज में पे करना है, तो वो सप्लाई आपको यहाँ पे पे डिस्क्लोज करनी है, जहां पे शब्द आरसी लिखा है। आरसी स्टैंड्स फॉर रिवर्स चार्ज। देन टेबल नंबर 9P, दिस इज टोटल अमाउंट टू बी पेड एज पर टेबल अबव एंड प्योरली ऑटो पॉपुलर, ये टोटल लग के ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। देन 9Q and 9R, 9Q talks about total amount paid as declared in annual return GST 9 and unreconciled payment of amount is under table 9R। 9Q के लिए क्या पॉइंट ध्यान में रखने वाला है, उन्होंने कहा कि जो आपने टेबल 9 ऑफ जीएसटी 9 में अमाउंट पेबल डिक्लेयर करी थी, वो शो करी थी, वो ही यहाँ पे आएगी। इट शुड ऑल्सो कंटेन एनी डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन टेबल 10 और 11 ऑफ जीएसटी 9। तो ये ध्यान में रखना है, वहाँ के टेबल 9 10 11 को कंसोलिडेट करके मर्ज करके आपने यहाँ पे शो करना है। देन आ गया टेबल नंबर 10, इट इज रीजन फॉर अनरिकंसाइल्ड पेमेंट। जो टेबल नंबर 9 में आपके डिफरेंस अगर कोई आ गया, तो उसका आप रीजन यहाँ पे जरूर मेंशन करें, जरूर मेंशन करें, जरूर मेंशन करें इन डिटेल, राइट। देन टेबल नंबर 11 ये 2021-22 का सेम है, एक्सेप्ट ये जो रेड करके मैंने एरो मार्क कर दिया, ये न्यू इंसर्शंस हैं इन बिटवीन दीज लाइंस। पहले क्या था 5% 12%, अब इन्होंने नई लाइन इंसर्ट कर दी 6% वाली। और कोई आपका 6% कैटेगरी में कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो आप लोगों को अलग से यहाँ डिपिक्ट करनी पड़ेगी। और फर्दर 0.10% के बाद इन्होंने एक और लाइन इंसर्ट कर दी अदर्स परसेंटेज लिख के, तो वो भी हमें ध्यान रखना है, अगर कोई है ऐसा तो हम इसको अलग से डिपिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सेम टेबल है, इसमें टेबल की जो अमाउंट पेबल है वही डिस्क्लोज होगा, राइट। देन पार्ट 4, रिकंसिलिएशन ऑफ आईटीसी, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। आईटीसी टेबल नंबर 12, रिकंसिलिएशन नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। सबसे पहले 12 टॉक्स अबाउट आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट ऑब्लिक यूटी फॉर मल्टी जीएसटी यूनिट्स अंडर द सेम पैन शुड बी ड्राइव्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं। इसमें उन्होंने कहा कि जो जिस जीएसटी की आप जीएसटी 9 सी फाइल कर रहे हो, ये वाली, उसी जीएसटी का आईटीसी यहाँ पे अवेल करना है, राइट। तो क्या ध्यान में रखने वाली बात है, तो सबसे पहले जो आपने आईटीसी आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से है, रिवर्सल्स को लेस करने के बाद वो यहाँ पे डिस्क्लोज करें, राइट। सेकंड, वही जो हमने पहले किया था डिस्कस, देयर में भी केसी में मल्टीपल जीएसटी नंबर एग्जिस्ट करते हो बंदे के, तो उस केस में जिस जीएसटी का आप ये आईटीसी 9C फाइल कर रहे हो, उसी जीएसटी का आईटीसी यहाँ पे डिक्लेयर करना है। इसमें रेफरेंस फर्दर नोट करने वाली बात है कि रेफरेंस टू बैलेंस शीट इंक्लूड रेफरेंस टू बुक्स ऑफ अकाउंट आल्सो इन केस ऑफ पर्सन्स एंटिटीज हैविंग ओवर मल्टीपल स्टेट्स। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, तो फिर वही बात हमने क्लियर कर दी लिख के। देन 12B टॉक्स अबाउट आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर्स क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई ऐसा आईटीसी है जो आपने अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में बुक कर लिया पर क्लेम इस फाइनेंशियल ईयर में किया है, तो वो हमने यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो इसमें ट्रांस वन का क्रेडिट भी आ सकता है कुछ, जैसे कि वर्डिंग ही कह रही है बुक्ड इन अर्ली फाइनेंशियल ईयर, तो क्लियर इन करंट फाइनेंशियल ईयर। पीछे 22-23 में ट्रांस वन की विंडो भी खुली थी, तो उसको भी आप ध्यान में रख के इस टेबल को फाइल कर सकते हैं 12B को। 12C टॉक्स अबाउट आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर।
अगर कोई मेरा आईटीसी ऐसा था जो मैंने इस फाइनेंशियल बुक तो कर लिया पर मैं आईटीसी लेना क्लेम करना रह गया था, वो आईटीसी मैं क्लेम कर सकता था अप्रैल 23 से लेके अक्टूबर 23 की रिटर्न में, अगर मैंने वो रिटर्न 30 नवंबर 2023 तक फाइल कर दी हूँ। तो अगर कोई ऐसा आईटीसी है जो 22-23 का मैंने 30 नवंबर 2023 की अक्टूबर 23 तक की रिटर्नों में क्लेम किया अप टू 30/11/23, तो वो फिगर मैंने यहाँ पे डिस्क्लोज करनी है। देन 12D, इट इज आईटीसी अवेल्ड एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑटो पॉपुलेटेड है। तो इसमें हमने जो ऊपर के कॉलम में फिगर डाली है उसके बेस पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, इसमें हमने कुछ नहीं करना। प्रोसीड फर्दर। देन 12E एंड F, 12E टॉक्स अबाउट आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटी 9 एंड 12F इज अनरिकंसाइल्ड आईटीसी, अगर कोई मेरा फिर भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो हमने 12E है, जो उसने कहा कि आईटीसी क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न, तो उसमें कुछ बात ध्यान में रखने वाली बात है, वो क्या है कि जो आपका नेट आईटीसी अवेलेबल है, जो हमने 7 जो है नो रिटर्न में डिक्लेयर किया है, वो यहाँ पे आएगा। राइट, तो उसमें नेट 7 JB प्लस माइनस करके फिगर आती थी, वो जो फिगर आएगी वो हम यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। देन टेबल नंबर 13 इज रीजन फॉर अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस। जो 12 टेबल 12 में हमारा अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस रह गया कोई, उसका हमने यहाँ पे रीजन देना है। तो फिर वही बात कि उसको बिल्कुल क्लियर डिटेल में आप लिखेंगे क्या डिफरेंस है, कल को इशू ना आए। देन टेबल नंबर 14, टेबल नंबर 14 इज रिकंसिलिएशन ऑफ आईटीसी डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न विद आईटीसी अवेल्ड एज एक्सपेंस एज पर बैलेंस शीट बुक्स ऑफ इनकम। राइट, तो अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हेड वाइज हैं तो आप यहाँ पे इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं एज पर एक्सपेंसिस नेम ऑफ द एक्सपेंस। दिस इज ऑप्शनल टेबल। राइट, 14 नंबर। देन जो इसमें ध्यान में रखने वाली बात है, अगर मैं हम इसमें लिखते भी हैं, मान लीजिए हम शुरू कर दें लिखना कि हमने डालना ही डालना, तो ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि पहली बात तो ये इंडिकेटिव लिस्ट है, जो हमने थर्ड पॉइंट लिख रखा है रेड कलर के, कि अगर कोई आपका और भी एक्सपेंसिव है जिसपे हमने आईटीसी क्लेम कर रखा है पर इसमें नहीं हो रहा, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। टैक्सपेयर may add or delete any of these heads, but all head of expenses should be declared here, right? Otherwise, it is complete. Then 14R, अगर कोई आपका एलिजिबल आईटीसी, आपने टोटल अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी वेल्ड के बारे में बात करता है, ये ऑटो पॉपुलेटेड है, जो ऊपर 14A से लेके 14K तक आपने इन्फो डाल दी है, ये उसके बारे में बात करता है। देन 14S एंड T, 14S टॉक्स अबाउट आईटीसी क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न एंड 14T टॉक्स अबाउट अनरिकंसाइल्ड आईटीसी। 14S के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो आईटीसी एनुअल रिटर्न में नेट आईटीसी अवेल्ड एज डिक्लेयर्ड एनुअल रिटर्न शैल बी डिक्लेयर्ड हियर। राइट, और 14T इज ऑटो पॉपुलेटेड। देन 15 टॉक्स अबाउट डिफरेंस, अगर कोई रीजन है आपका तो वो 14 नंबर में डिफरेंस आया, उसका रीजन वो यहाँ पे मेंशन कर दें 15 नंबर। 16 नंबर टॉक्स अबाउट टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस, ये उसका टेबल है। any amount which is payable due to reasons specified in table number 13 and 15 above shall be declared here. Right, देन एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलिएशन पार्ट बी, इसमें भी इन्होंने कुछ चेंजेस करने हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर ईयर टेबल। उसने पहले कहा था 5% 12%, अब इसमें उन्होंने 5% 12% के बीच में 6% का कॉलम रो ऐड कर दी, हमने एरो लगा के डिपिक्ट भी कर दी। देन सेकंड इंसर्शन क्या करी, 0.10% के बाद अदर्स 0% ऐड कर दिया। तो ये अमेंडमेंट थी, इसको फाइनली ध्यान में रखें। और ये पार्ट बी के सेकंड फर्दर इन कंटिन्यूशन ऑफ सेम टेबल। देन वेरिफिकेशन, इट वाज जो हमने अब तक डिस्कस करा, ये सारा क्वांटिफिकेशन जो हमने भरना था टेबल 9 से भर दिया, अच्छे से डिटेल से इसको भर दिया। चेक कर लें एक बार, फाइल करने से पहले, सबमिट करने से पहले 2 बार, और चेक करने के बाद अगर हम लगे कि सारा ठीक होगा तो वेरीफाई करके इसको आप अपनी 9C फाइल कर सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट जीएसटी 9C। मेक इट श्योर कि जीएसटी 9C फाइल करने से पहले चेक कर लें, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं हो पाएगी जब सबमिट होगी, फाइल होगी तो। और फर्दर हमें उम्मीद है कि हमने सारे पॉइंट अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए होंगे एलेबोरेटली। फर्दर आई थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस यूट्यूब वीडियो। फर्दर आई रिक्वेस्ट आप सब मेंबर से कि आप हमारा ये वीडियो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर sparing your time and watching my this YouTube video. Thank you very much.